Assalamualaikum students. I hope you all are in good health. आज के हम अपने लेक्चर में डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में काफ़ी पढ़ा है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह के हो सकते हैं, उसकी टाइप क्या होती हैं एंड ऑल दैट। आज के लेक्चर में जो हमारा मेन फोकस है दैट विल बी ऑन क्राइसिस, कि क्राइसिस क्या होता है, ठीक है, क्राइसिस का मीनिंग क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड है ये यूज़ किया जा सकता है, किस सिचुएशन के लिए ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, स्टेट के बीच में क्राइसिस जो है वो किस तरह से होता है, या क्या क्राइसिस सिचुएशंस होती हैं स्टेट्स के बीच में जो लेटर ऑन लीड्स दैम टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। और फिर एंड पे हम देखेंगे कि क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होती है, कि अगर क्राइसिस एक दफ़ा इमर्ज हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, स्टेट में, तो उस क्राइसिस को जो है वो मैनेज किस तरीके से किया जाए। डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, हम उनको भी स्टडी करेंगे इन डिटेल। अब देखें कि हम आजकल अगर पाकिस्तान की बात करें, एक मैं छोटी सी आपको क्राइसिस के हवाले से एक बात कर दूँ यहाँ पे, कि हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो इस वक्त क्राइसिस से गुज़र रहा है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है क्राइसिस में है हम लोग, ठीक है। इसी तरह अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो हम कहते हैं कि जी मिडल ईस्ट जो है वो बड़ा क्राइसिस में है, क्राइसिस सिचुएशन है मिडल ईस्ट। तो ये बेसिकली ये क्राइसिस है क्या चीज़, इसका मतलब क्या है, इसको कौन कौन सी सिचुएशंस के साथ जो है वो एसोसिएट किया जा सकता है, ये सारा हम अपने आज के इस लेक्चर में है देखेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं कि जी द फर्स्ट पॉइंट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइसिस इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ मीनिंग्स। जो वर्ड है क्राइसिस का, जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्राइसिस का, वो एक वाइड वैरायटी ऑफ उसके मीनिंग्स हैं, बहुत सारे इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट में जो है वो क्राइसिस का वर्ड या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इंडीड इट इज़ यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स such as medicine, economics, management, public administration, communications, history, psychology, political science and international relations। ये वो सारी फील्ड्स हैं मेडिकल, लाइफ साइंसेस की, सोशल साइंसेस की, जिसमें जो है सिचुएशन का क्राइसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम मेडिसिन को देखें तो उसमें जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं या जो भी होते हैं तो उनको क्राइसिस से एसोसिएट किया जा सकता है। क्योंकि हमने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको स्टडी करना है तो हम उसी जो है कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे। इन सोशल रिलेशंस crises are chaotic situations that might be experienced by people, states, governments and organizations। वो कहते हैं कि जी क्राइसिस, तो अब उन्होंने यहाँ पे देखिए सिचुएशंस कहा है, chaotic situations, जो मैंने आपको पहले ही बात की है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको हम क्राइसिस सिचुएशन कह सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी क्राइसिस जो है वो chaotic सिचुएशंस है जो कि कौन एक्सपीरियंस करता है, लोग करते हैं एक्सपीरियंसेस, इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस करते हैं, स्टेट्स करती हैं एक्सपीरियंसेस, गवर्नमेंट्स एक्सपीरियंस करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस करती हैं, ठीक है। सम टाइम हम कहते हैं कि जी गवर्नमेंट इस टाइम बड़ी क्राइसिस में है। अब अगर किसी गवर्नमेंट के कोई इंटरनली या एक्सटर्नली कोई चैलेंजेस फेस हो तो हम कहते हैं कि जी गवर्नमेंट बहुत क्राइसिस में है। या लेट्स सपोज अगर विद इन द गवर्नमेंट, अगर एक पार्टी की गवर्नमेंट है और विद इन द गवर्नमेंट या पार्टी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं तो हम उस टाइम भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि वो chaotic सिचुएशंस जो हैं वो क्या होती हैं, वो क्राइसिस होते हैं। बेसिकली chaotic का जो वर्ड है ना, इसका chaos से निकला है। chaos का मतलब होता है डिसऑर्डर, इंतशार, गैर यकीनी की एक जो कैफियत होती है उसको कहते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ द वर्ड क्राइसिस मीन्स डिसऑर्डर। chaos और क्राइसिस का एक ही मतलब है जिसका मतलब है डिसऑर्डर, इंतशार। कोई भी जो चीज़ है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसमें एक डिसऑर्डर है, एक गैर यकीनी की कैफियत है। इन अदर वर्ड्स वी कैन एक्सप्लेन दैट क्राइसिस इज़ अ सिचुएशन which is not normal or stable।
सो वो कहते हैं कि डिसऑर्डर से क्राइसिस का जो मीनिंग है, इससे हम क्या एक डेफिनेशन है उसकी अखज़ करते हैं कि क्राइसिस जो है एक ऐसी सिचुएशन है जो कि नॉर्मल या स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो दिस टर्म मीन्स एन अर्जेंट सिचुएशन दैट सडनली हैपन्स एंड ब्रेक्स द रूटीन प्रोसेस ऑफ एनी सिस्टम। कहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि अचानक से अचानक से जो है वो क्रिएट हो जाए और जो रूटीन में एक प्रोसेस चल रहा होता है सिस्टम का, उसको डिस्टर्ब कर दे, उसको ब्रेक कर दे, ऐसी सिचुएशन को हम क्राइसिस कहते हैं या क्राइसिस सिचुएशन कहते हैं। In terminology, other word chaos is one of the coolest term in meaning to the word crisis। वही बात जो मैंने आपको प्रीवियसली बताई है कि टर्मिनोलॉजी की अगर उसे देखें तो chaos का जो मतलब है वही वो कहते हैं क्राइसिस का मतलब है, और दोनों का मतलब क्या है, डिसऑर्डर। In reality, pre-crisis, crisis and post-crisis periods are called generally chaotic processes। अब वो कहते हैं कि क्राइसिस की जो है वो डिफरेंट स्टेजेस हैं, प्री क्राइसिस, उसके बाद आता है क्राइसिस और पोस्ट क्राइसिस। प्री क्राइसिस से मतलब जो क्राइसिस मेन जो क्राइसिस है उसके अकर होने से पहले की जो सिचुएशन है उसको प्री क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। जब क्राइसिस इमर्ज हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसको जो स्टेज है उसको क्राइसिस कहा जाता है, और उसके बाद की जो स्टेज आती है दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट क्राइसिस। chaos must cause disorder for a temporary time period। अब वो कहते हैं कि chaos जो है वो जो है उसका ये हो सकता है कि वो टेम्परेरी पीरियड टाइम पीरियड के लिए मुख्तसर से टाइम पीरियड के, टेम्परेरी का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, थोड़े अरसे के लिए हो सकता है chaos जो है वो डिसऑर्डर क्रिएट करे। The most commonly revealed chaos type for the current international system is the destruction और separation of actors। और वो कहते हैं कि ये जो chaos है अगर इंटरनेशनल सिस्टम में इसको देखें तो इसका क्या होता है, इसके नतीजे में डिस्ट्रक्शन होती है और सेपरेशन ऑफ एक्टर्स होती है। आगे उसने इसकी एक एग्जांपल दी हुई है chaotic सिचुएशन की। For instance, the breakup of the Eastern Bloc in 1989, the collapse of the Soviet Union at the end of 1991, and the breakup of Yugoslavia beginning in 1992 are all example। अब उसने ये जो chaos है, ठीक है, इसकी एक एग्जांपल दी है। कहते हैं कि 1989 में जो ईस्टर्न ब्लॉक्स था, कोल्ड वॉर के दौरान दो ब्लॉक्स थे, एक वेस्टर्न ब्लॉक था, एक ईस्टर्न ब्लॉक था। आपको पता है कि कोल्ड वॉर जो है इट स्टार्टेड ऑलमोस्ट इन सून आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, और कब तक रही है, 1991 तक, जब कोलैप्स हो जाता है सोवियत यूनियन का तब तक। तो इस पूरे जो कोल्ड वॉर का पीरियड है इसमें दो ब्लॉक्स होते हैं, एक वेस्टर्न ब्लॉक होता है जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हेड कर होता है, और एक ईस्टर्न ब्लॉक होता है। बेसिकली इट इज़ अ कोल्ड वॉर बिटवीन टू ब्लॉक्स, बिटवीन टू आइडियोलॉजीज़। और जो ईस्टर्न ब्लॉक है उसको सोवियत यूनियन, जिसको आजकल रशिया कहते हैं, इसको कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन या यूएसएसआर कहते थे। तो ईस्टर्न ब्लॉक को जो है वो सोवियत यूनियन हेड कर रहा होता है। अब हम सबको पता है कि कोल्ड वॉर के एंड पे क्या होता है, ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो ब्रेक हो जाता है, सोवियत यूनियन का क्लैप्स हो जाता है, ठीक है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो इमर्ज होती हैं, और रशिया एज अ कंट्री हमारे से वजूद में आता है। एट द एंड ऑफ 1991 क्या हो जाता है, कोल्ड वॉर ख़त्म होती है, और द ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया बिगिनिंग इन 1992 आर ऑल एग्जाम्पल। और 1992 में एक साल बाद क्या होता है, यूगोस्लाविया में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो यूगोस्लाविया का भी एक बहुत ही बड़ा इशू है इंटरनेशनल, उसमें भी क्राइसिस था, chaotic सिचुएशन थी। तो अब वो देखिए वो आपको बता रहे हैं, प्री सिचुएशन ईस्टर्न ब्लॉक ख़त्म हो रहा है, सिचुएशन कब है जहाँ पे सोवियत यूनियन ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद पोस्ट क्राइसिस में क्या होता है, यूगोस्लाविया में 1992 में जो है वो क्राइसिस स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे उसने हमें एग्जाम्पल से भी समझा दिया है। However, the currency of chaos could be a moderator in many cases to move to stability from higher level of chaos।
वो कहते हैं कि chaos की जो सिचुएशंस हैं, ये जो 3 डिफरेंट है, ये हमें हेल्पफुल हो सकती हैं। किस तरह से हेल्पफुल हो सकती हैं? बहुत सारे केसेस में ये हायर लेवल ऑफ chaos पे जाने से प्रिवेंट कर सकती हैं। At this point, it might be appropriate to consider the relationship between the chaos and crisis. इस मुकाम पे वो कहते हैं कि हम जो है chaos और crisis के बीच में जो एक रिलेशनशिप है उसको हम देख सकते हैं। अगर chaos जो है वो हायर लेवल पे चला जाए तो crisis बन जाएगा। In international relations, each crisis can make the state a winner or a loser. अब इंटरनेशनल रिलेशंस में वो कहते हैं कि हर क्राइसिस जो है वो एक स्टेट को क्राइसिस के रिज़ल्ट में, क्राइसिस जब ख़त्म हो जाएगा उसके नतीजे में हर स्टेट जो है या तो विक्टोरियस होगी या फिर लूज़र होगी। ठीक है, ज़ीरो सम गेम है, कोई विन विन सिचुएशन नहीं है। या स्टेट जो है वो विनिंग एंड पे होगी या फिर लूजिंग एंड पे होगी एट द एंड ऑफ द क्राइसिस। और हर क्राइसिस में वो कहता है कि स्टेट को यही देता है, या उसको विनर बना देता है या उसको लूज़र बना देता है। बट नेचुरली ईच स्टेट वांट्स टू बी ऑन द साइड ऑफ विनर्स। डेफिनेटली हर स्टेट की ये कोशिश होती है, हर स्टेट ये चाहती है कि वो जी विनिंग एंड पे हों। ठीक है, वो उनके जो रिज़ल्ट हो क्राइसिस का वो उनकी फेवर में हो। In this case, it is possible to consider a crisis situation as an opportunity to gain something. वो कहते हैं कि इस केस में ठीक है ये पॉसिबल है स्टेट्स के लिए कि वो उस क्राइसिस सिचुएशन को अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझें और उससे अपना उससे गेन करने की कोशिश करें। मतलब इसका यहाँ पे ये है कि क्राइसिस सिचुएशन जो है इट रिजल्टेड इन द लॉस और विन ऑफ अ स्टेट। तो स्टेट को क्या कोशिश करनी चाहिए? उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उस क्राइसिस सिचुएशन को अपने लिए अपॉर्चुनिस्ट बनाए। ठीक है, उससे फ़ायदा हासिल करे और विनिंग एंड पे हो, ना कि लूजिंग एंड पे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड टू बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ सच अ क्राइसिस, ऑल्दो सम कंडीशंस आर नीडेड टू एप्रोप्रिएट क्राइसिस मैनेजमेंट। और वो कहते हैं कि उस क्राइसिस सिचुएशन से आप विक्टोरियस किस तरह से हो सकती हैं स्टेट, उसके लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। ठीक है, कि आप उस क्राइसिस सिचुएशन को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विक्टोरियस, टू बी विनर एट द एंड ऑफ अ क्राइसिस। ठीक है, उसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। और ये कौन करता है? ये स्टेट्स खुद करती हैं। क्राइसिस फोरकास्टिंग इज़ वन ऑफ द बेसिक स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट। वो कहता है कि आप फोरकास्टिंग करें क्राइसिस की। ठीक है, इट इज़ द बेस्ट स्टेप ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट। क्राइसिस को जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप उसकी नेचर का पता नहीं होगा, ठीक है, कि क्राइसिस की नेचर क्या है, क्राइसिस किस तरफ जा सकता है, उसके प्रोस एंड कॉन्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप उसकी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि उसकी फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है। आप उसकी नेचर को समझें, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करें। ठीक है, उसके बाद आप एक जो वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसकी तरफ जाएं। उसी से ही सक्सेसफुल आपका जो मैनेजमेंट है वो हो सकती है और सक्सेसफुल मैनेजमेंट will be resulted in the form of win situation. In addition, an international actor should prepare itself for coming crisis conditions. इसके साथ साथ वो कहते हैं कि आप जो कमिंग क्राइसिस सिचुएशन है, जो पोस्ट क्राइसिस है सिचुएशंस हैं, आप उनके लिए भी खुद को तैयार रखें। स्टेट्स उनके लिए भी खुद को तैयार रखें। जो करंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी तो आप प्रॉपरली मैनेजमेंट करें। ठीक है, लेकिन आप जो पोस्ट क्राइसिस सिचुएशन है उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर करें स्टेट्स। It has to be searching for likely opportunities and also to be prepared for crisis management. वही बात कि opportunities को सर्च करें और प्रिपेयर करें खुद को क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। The actor has to be able to deal with the conditions of the crisis and even
it has to try to eliminate। अब वो कहते हैं कि तमाम एक्टर्स स्पेशली इन जो एक्टर्स हैं वो स्टेट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इंटरनेशनल एक इन्वायरमेंट को एनालाइज करें तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में द मेन प्लेयर द मेन एक्टर्स आर स्टेट। वो कहते हैं कि स्टेट को चाहिए कि जो क्राइसिस की कंडीशंस हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करें, ठीक है, और ना सिर्फ उनको मैनेज करें बल्कि क्या कर कोशिश करें उनको एलिमिनेट करने की, उनको रिड्यूस इरेडिकेट करने की, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। ये एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक्टर्स यहाँ पे स्टेट्स हैं। The concept of crisis has entered international politics as a situation। वो कहते हैं कि क्राइसिस जो है वो का कॉन्सेप्ट बेसिकली इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ सिचुएशन, जो हमने इनिशली बात की है यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो क्राइसिस का कॉन्सेप्ट है वो एक सिचुएशन के तौर पर एंटर हुआ है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल सिनेरियो में हम देखें तो हम ये नहीं कहते कि क्राइसिस है, हम कहते हैं क्राइसिस सिचुएशन है, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ इन क्राइसिस, ठीक है, इसका मतलब है कि क्राइसिस सिचुएशन चल रही है। इन जर्मन लिटरेचर वेयर देर इज़ अ क्राइसिस देर इज़ नो वॉर बट देर इज़ नो पीस। जर्मन लिटरेचर में अब वो क्राइसिस कॉन्सेप्ट से क्या मतलब लेते हैं, वो कहते हैं कि क्राइसिस का जो कॉन्सेप्ट है इन जर्मन लिटरेचर इसका मतलब है नो वॉर नो पीस, न वॉर है न पीस है, समझ रहे हैं आप, डिसऑर्डर है, वॉर भी नहीं है, ये भी नहीं है कि मुकम्मल तौर पे फुल फ्लेज वॉर हो रही है, दोनों या दो से ज़्यादा मुल्कों की या आर्मीज़ आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे पे गिरा रहे हैं बम या कुछ भी, वो हाल भी नहीं, वो सिचुएशन भी नहीं है, सूरत हाल नहीं है, और पीस भी नहीं है, नो वॉर नो पीस। ये उन्होंने जर्मन लिटरेचर में क्राइसिस को इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि वॉर और पीस के बीच की जो सिचुएशन है उसको उन्होंने क्राइसिस का नाम दिया है, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे क्राइसिस को जो है वो डिफ़ाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। The literature in international relation has two general approaches to crisis in international politics, the substantive and procedural approach। अब दो जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्रोचेस हैं, ठीक है, सब्सटेंटिव अप्रोच है एक और दूसरी प्रोसीजरल अप्रोच है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों अप्रोचेस जो है वो क्या कहती हैं। सबसे पहले जी द सब्सटेंटिव अप्रोच इज़ कंसर्न विद द कॉन्सेंट ऑफ ईच क्राइसिस प्रॉब्लम एंड और सिचुएशन। वो कहते हैं कि सब्सटेंटिव अप्रोच जो है वो कंटेंट्स ऑफ ईच क्राइसिस के साथ, कि क्राइसिस जो है उसकी वजह क्या है, जो प्रॉब्लम या क्राइसिस सिचुएशन इमर्ज हो रही है उसके कंटेंट्स क्या हैं, उसके पीछे जो है वो उसके पीछे जो है वो क्या वजूहात हैं। सब्सटेंटिव अप्रोच इस चीज़ को डील करती है। ऑन द अदर हैंड the purpose of the procedural approach is concerned with forming general theories about the crisis to find out the procedural definition of general crisis। However, on the other hand जो procedural approach है उसका क्या काम है, वो जो है ऐसी जर्नल थेरीज बनाने की कोशिश करती हैं, ठीक है, जो क्राइसिस को डिफ़ाइन कर सकें, जो क्राइसिस का प्रोसीजर होता है उसको डिफ़ाइन कर सकें। एंड सेकेंडली फोकस ऑन द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ क्राइसिस, और जो तमाम क्राइसिस सिचुएशंस में जो एक कॉमननेस होती है, जो उनकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है यहाँ पे जो उनमें एक कॉमन चीज़ होती है। हर क्राइसिस में दुनिया में डिफरेंट तरह के क्राइसिस जो है वो इमर्ज होते हैं, हर क्राइसिस की जो सिचुएशन है, जो नोयत है वो डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें सिमिलैरिटी होती है। तो जो क्राइसिस में सिमिलैरिटी होती है प्रोसीजर अप्रोच क्या करता है उस चीज़ पे भी फोकस करता है और उसको भी स्टडी करने की कोशिश करता है। ये दो चीज़ें हैं, एक जो है वो कंटेंट्स पे फोकस कर रही है, दूसरी जो है वो जनरल थेरीज उनको स्टडी करने के लिए उस प्रोसीजर को, और दूसरा जो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, उस बिटवीन द क्राइसिस उनको स्टडी करने के लिए बनाई गई है। आगे है जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्राइसिस टू टॉक अबाउट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड, वन साइडेड क्राइसिस एंड टू साइडेड क्राइसिस। तो क्राइसिस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, डिपेंड किस चीज़ पे करता है, इट डिपेंड
डिपेंड्स ऑन द पार्टिसिपेंट्स। जो क्राइसिस में इन्वॉल्व हैं, जो उसके क्राइसिस के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो दो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। क्राइसिस जो है वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब क्राइसिस की जो क्लासिफिकेशन की गई है तो वो उसके पार्टिसिपेंट्स की बुनियाद पे की गई है, जो उसमें लोग या उसमें कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। वन साइडेड क्राइसिस एंड टू साइडेड क्राइसिस। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि वन साइडेड क्राइसिस क्या होता है और टू साइडेड क्राइसिस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ क्राइसिस, एन एक्टर amidst a crisis situation may perceive himself surrounded by crisis and threat while the opponent may not perceive a crisis। वो कहते हैं कि एक ऐसी क्राइसिस सिचुएशन जिसमें एक एक्टर तो ख़ुद को जो है वो क्राइसिस सिचुएशन में महसूस करे, उसको लगे कि मैं क्राइसिस सिचुएशन फेस कर रहा हूँ। ठीक है, उसको लगे कि मैं जिस इन्वायरमेंट में हूँ, मेरे इर्द गिर्द द इन्वायरमेंट इज़ सराउंडेड बाय क्राइसिस एंड थ्रेट। एक एक्टर तो ख़ुद को क्राइसिस सिचुएशन में महसूस कर रहा हो, लेकिन जो उसका अपोनेंट हो वो क्राइसिस को परसीव ना कर रहा हो। ठीक है, सो दिस इज़ वन साइडेड क्राइसिस। एक साइड का जो है पार्टिसिपेंट वो तो महसूस कर रहा है कि जी क्राइसिस सिचुएशन है, दूसरा जो है वो क्राइसिस को परसीव ना कर रहा हो। दिस इज़ वन साइडेड क्राइसिस। एज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है, जैसे ये हो गया है। फॉर इंस्टांस, आगे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इन 1936 वन साइडेड क्राइसिस की एग्जाम्पल दी है। जर्मनी विद इट्स लीडर हिटलर डिड नॉट परसीव इट्सेल्फ टू बी इन अ क्राइसिस सिचुएशन। वो कहते हैं कि 1936 में बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, जब वहाँ यूरोप में जो है वो एक मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था, उस टाइम वो कहते हैं कि जर्मनी और उसका जो लीडर था हिटलर, उन्होंने ख़ुद को क्राइसिस सिचुएशन में परसीव नहीं किया। लेकिन जो सराउंडिंग में बाकी स्टेट्स थी, जिनमें बेल्जियम आ जाता है, चिकोस्लोवाकिया आता है, पोलैंड आता है, रोमानिया आता है, यूगोस्लाविया, फ्रांस एंड इंग्लैंड, दे परसीव्ड देमसेल्फ इनटू अ क्राइसिस सिचुएशन। सो एक साइड में जर्मनी है, वो क्राइसिस सिचुएशन को परसीव नहीं कर रहा, उनको लग रहा है कि जी नियर फ्यूचर में कोई इस तरह का क्राइसिस जो है वो इमर्ज होने वाला नहीं है, या कोई हम इस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे जहाँ पे कोई थ्रेट या क्राइसिस का ख़तरा है। जबकि दूसरी साइड पे जो बाकी स्टेट्स थी वो क्राइसिस को परसीव कर रही थी। सो दिस इज़ वन साइडेड क्राइसिस। However, there can also be crisis situation that is perceived by each actor, which would be then be a two-sided crisis। वो कहते हैं however, दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसी भी क्राइसिस सिचुएशंस होती हैं जिसमें दोनों तरफ से क्राइसिस जो है वो एक्टर्स परसीव कर रहे हो, मतलब ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, जितने भी उस एक एनवायरनमेंट में हम एक्टर्स होते हैं वो जो हैं दोनों साइड से क्राइसिस को परसीव कर रहे होते हैं, तो इसको टू साइडेड क्राइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आफ्टर द कोल्ड वॉर टू साइड क्राइसिस रिलेटेड ट्रेंड्स अपेयर। वो कहते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर एंडेड इन 1991 ऑलमोस्ट, और कोल्ड वॉर के बाद टू क्राइसिस रिलेटेड ट्रेंड्स अपेयर। दो तरह के क्राइसिस रिलेटेड ट्रेंड्स जो है वो इमर्ज होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द changing tendency to observe that most international crises are related to the perception of the so-called global power, the USA। वो कहते हैं कि एक ये ट्रेंड जो है इमर्ज हुआ जिसमें हम जिसकी टेंडेंसी देखते हैं कि जो ग्लोबल पावर थी वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है वो दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर होती है दैट इज़ यूनिपोलर, और यूनिपोलर वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ द सोल सुपर पावर। तो वो कहते हैं कि एक वो ट्रेंड क्राइसिस से रिलेटेड ट्रेंड जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है उसको वो हर तरफ से जो है वो थ्रेट्स या क्राइसिस परसीव कर रहा है, और दूसरी क्या है, क्राइसिस टेंड्स टू बी कंसीडर इंटरनेशनल क्राइसिस बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। और वो उसको कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हर तरह से क्राइसिस को परसीव कर रहा है कि हर तरफ क्राइसिस ही क्राइसिस है। द क्राइसिस ऑफ द कोल्ड वॉर ईयर्स वर जनरली सिस्टमैटिकल वन। जबकि वो कहते हैं कि जो कोल्ड वॉर के दौरान के क्राइसिस हैं फ्रॉम 1945 टू 1991 ऑलमोस्ट, उस दौरान इस टाइम पीरियड के दौरान जितने
इस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी क्राइसिस इमर्ज हुए हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में थे, ठीक है। उनके बीच में एक सिमेट्री थी, सिमेट्रिकल वंस थे बीच इरेप्टेड बिटवीन द टू इक्वल साइड्स एंड ब्लॉक्स, जो कि वो कहते हैं कि दो इक्वल साइड्स और दो इक्वल ब्लॉक्स के बीच में इमर्ज हुए थे, वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। वाइल रिसेंटली अकर्ड क्राइसिस आर परसीव्ड एज एसिमेट्रिकल वंस, वो कहते हैं कि जबकि कोल्ड वॉर के बाद जो क्राइसिस इमर्ज हुए हैं वो एसिमेट्रिकल क्राइसिस थे, मीनिंग दैट दे अपेयर बिटवीन स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इक्वल पावर। अब एसिमेट्रिकल वंस का मतलब कौन से क्राइसिस हैं? वो क्राइसिस जो कि इक्वल स्टेट्स के बीच में अपेयर नहीं हुए, जिनकी जो पावर है वो इक्वल नहीं है, कुछ स्टेट्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल है और कुछ लेस पावरफुल है। वो कहते हैं ऐसी स्टेट्स जो ज़्यादा पावरफुल और लेस पावरफुल स्टेट्स के दरमियान में क्राइसिस जो है वो अपेयर होते हैं, उनको एसिमेट्रिकल क्राइसिस कहा जाता है। और जबकि जो क्राइसिस इक्वल स्टेट्स के बीच में, इक्वल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर एंड कैपेबिलिटीज इमर्ज होते हैं, उनको सिमेट्रिकल वंस कहा जाता है। तो इस तरह से ये क्राइसिस की दो डिफरेंट टाइप्स होंगी, सिमेट्रिकल क्राइसिस और एसिमेट्रिकल क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट्स और एक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द क्राइसिस। आगे 5 बेसिक शेयर्ड कंपोनेंट्स ऑफ क्राइसिस, आगे उन्होंने जो है वो क्राइसिस के 5 बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, जो तकरीबन हर तरह के जो क्राइसिस हैं, मैंने आपको पहले बताया कि क्राइसिस में कुछ कॉमनैलिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्राइसिस शेयर करते हैं। तो वो 5 हैं, वो हम देख लेते हैं कि वो क्या हैं। Significant increase in national military activities are observed in critical periods when there are crisis situations in international politics, especially when certain crisis management operations are maintained। वो कहते हैं कि जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है दुनिया में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कहीं पे भी, तो क्या देखने को मिलता है? हमें एक इंक्रीज़ देखने को मिलती है नेशनल मिलिट्री एक्टिविटीज़ की। जो एक्टर्स या जो स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं उस क्राइसिस में, ठीक है, या जो परसीव कर रही होती हैं कि हम भी इस क्राइसिस का पार्ट बन जाएंगे, या जो है हो सकता है कि नियर फ्यूचर में क्राइसिस इमर्ज हो, तो वो क्या करती हैं? वो अपनी नेशनल मिलिट्री एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करती हैं, और ये हर तरह के क्राइसिस में ऐसे होता है। सेकेंड है अनएक्सपेक्टेड अक्रेंस एट द इंटरनेशनल और नेशनल लेवल आर द कॉज ऑफ मोस्ट क्राइसिस, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड अक्रेंस होती है, वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द जो क्राइसिस सिचुएशंस होती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो अकर हो जाते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक वजह की ज़रूरत नहीं होती, कोई उसके लिए बैकग्राउंड नहीं बनता कि जैसे वॉर के लिए एक बैटल फील्ड बनती है, एक पूरा बैकग्राउंड बनता है, एक प्लान बनता है, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनती है। वो कहते हैं ये इस तरह से नहीं होता, क्राइसिस जो है वो अनएक्सपेक्टेडली अकर हो जाते हैं। थर्ड इज़ द decision maker is supposed to act quickly and he must be able to make a decision urgently in such unexpected events। यहाँ पे अब वो डिसीजन मेकर्स की बात कर रहे हैं, लीडर्स की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ पे अब लीडर्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको क्या करना चाहिए? उनको क्विकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, क्विकली एक्ट करना चाहिए और अर्जेंट बेसिस पे ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या इवेंट को जो है वो टैकल करने के लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़ क्राइसिस में हार्म द रियल और परसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स। अब क्राइसिस क्या कर सकते हैं? क्राइसिस जो है वो किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी मुल्क के जो इंटरेस्ट्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं डेफिनेटली। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ crisis as major threats to the interests of government are quite difficult to estimate or predict since they are defined as unexpected occurrence। अब वो कहते हैं चूँकि जो क्राइसिस है वो अनएक्सपेक्टेड अक्रेंस होती है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली हो जाते हैं, तो थ्रेट्स जो गवर्नमेंट या स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं उनको कितना थ्रेट होगा, उनको कितना नुकसान होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना, इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट लगाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। Now moving toward
crisis waves in international political system. There were four waves or series of important international crises in the last century of world political history. अब जो पिछली सदी गुजरी है, जो पिछली सेंचुरी गुजरी है, जिसको हम 20वीं सदी 20th सेंचुरी कहते हैं, उसमें वो कहते हैं कि क्राइसिस की एक वेव थी जिसको उन्होंने 4 वेव्स में जो है वो डिवाइड किया है, इन्वॉल्विंग सेवरल सिग्निफिकेंट मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रंट्रेशंस। वो कहते हैं और उस क्राइसिस में काफ़ी सारी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रंट्रेशंस हुई हैं बिटवीन द वर्ल्ड एक्टर्स इफेक्टेड ड्यूरिंग दीज इंटरनेशनल क्राइसिस पीरियड। इन जो क्राइसिस पीरियड्स थे जिसको उन्होंने 4 वेव्स में डिवाइड किया, इसमें मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रंट्रेशंस हुई हैं बिटवीन द स्टेट। सबसे पहले जी फर्स्ट जो पीरियड ऑफ क्राइसिस था दैट वाज एक्सपीरियंस्ड इन द ईयर्स बिटवीन 1904 एंड 1914। वो कहते हैं कि जो पहला क्राइसिस का एक पीरियड था वो 1904-1914, ये जो एक डेकेड बनता है इसके दौरान एक्सपीरियंस किया जाता है। और इस क्राइसिस सिचुएशन के रिज़ल्ट में क्या होता है, 1914 पे पोस्ट क्राइसिस वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है 1914 में, 1914 में। अब आप ये देखें कि जो क्राइसिस है, ठीक है, क्राइसिस इटसेल्फ इज़ डेंजरस चीज़ है, लेकिन क्राइसिस जो पोस्ट क्राइसिस सिचुएशन है, जो क्राइसिस ख़त्म होने के बाद की सिचुएशन है, दैट इज़ डिवास्टेटिंग। 1914 में फर्स्ट क्राइसिस ख़त्म होता है और क्राइसिस ख़त्म होने के नतीजे में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है, विच वॉज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन इन ह्यूमन हिस्ट्री। In this phase, there was a system of contracting alliances established between German and the other bloc. अब 1904 और 1914 के बीच में जो है वो क्या होता है, वो जो डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ थी दे एंटर इनटू अलायंसेस विद ईच अदर। अलायंस का मतलब होता है एग्रीमेंट्स, ठीक है, उन्होंने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स किए, कुछ मिलिट्री एग्रीमेंट्स थे, मोस्ट ऑफ द एग्रीमेंट्स वर मिलिटरीली इन नेचर, ठीक है, डिफेंसिव पर्पस के लिए उन्होंने जो है वो अलायंसेस बनाए, एग्रीमेंट्स किए। दोज अलायंसेस ट्राइज टू इंटेंसिफाई देयर शेयर इंटरेस्ट structured by establishing several secret pacts against each other। अब उन अलाइंसेस ने क्या किया, उन्होंने इंटेंसीफाई किया उनका जो शेयर्ड इंटरेस्ट था उसको, और वो जो अलाइंसेस थे वो सीक्रेट अलाइंसेस थे। आज के दौर में 21st सेंचुरी में अगर 2 या 2 से ज़्यादा मुल्कों के बीच में कोई अलाइंस होता है, कोई पैक्ट होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, इन तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, कोई माहिदा होता है, तो वो जो है वो कवर्ड नहीं होता, वो अंडर द टेबल नहीं होता, सीक्रेट नहीं होता, ओपनली होता है। लेकिन इस ज़माने में ये जो एक डेकेड था 1904 से 1914 तक का, इसमें स्टेट्स ने जो है वो सीक्रेट अलाइंसेस किए। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्राइसिस स्मॉल स्केल disagreement occurred between the two opposite blocks as well. As a result of that progress, the unsettled balance broke down suddenly in 1914। अब वो कहते हैं कि जो ड्यूरिंग फर्स्ट क्राइसिस सिचुएशन 1904 से 1914 में जो क्राइसिस सिचुएशन थी उसके बीच में क्या होता है, स्मॉल स्केल डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है, 2 ब्लॉक्स के बीच में, और उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में एक पावर का जो है वो पावर बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है, और 1914 में 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है। क्राइसिस जहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, क्राइसिस सिचुएशन, तो वहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो रही है। द सेकेंड वेव ऑफ इंटरनेशनल क्राइसिस अकर्स बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1935 एंड 1939। अगेन जो सेकेंड क्राइसिस है वो हमें 1935 से 1939 के ये जो 4-5 साल का टाइम पीरियड है इसमें देखने को मिलता है। और 1939 में क्या होता है, व्हेन द क्राइसिस एंड्स इन पोस्ट क्राइसिस सिचुएशन अगेन वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 जंग अजीम 2 स्टार्ट होती है। 1914 में जब फर्स्ट क्राइसिस सिचुएशन ख़त्म होती है वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो रही है, और हम देख रहे हैं कि जब 1939 में सेकेंड क्राइसिस की जो वेव है वो एक ख़त्म हो रही है, तो वहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ से जंग अजीम 2 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो रही है। The third crisis period in the international system that has been called the Cold War
occurred between the years of 1948 and 1964. अब वो कहते हैं कि जो थर्ड क्राइसिस सिचुएशन है वो हमें कोल्ड वॉर पीरियड में नज़र आती है, और ख़ास तौर पे तब नज़र आती है कौन से, कोल्ड वॉर तो है वो काफ़ी लंबा पीरियड है, ऑलमोस्ट 1945 1946 से 1991 तक कोल्ड वॉर रहती है, लेकिन ये स्पेसिफिकली कोल्ड वॉर का जो 1948 से 1964 तक का टाइम पीरियड है, इसमें हमें थर्ड क्राइसिस जो है वो सिचुएशन नज़र आती है. ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर वाज नेवर एनी journal war among the nation in the crisis. However, they occasionally stopped smaller wars. वो कहते हैं कि इस दौरान हमें कोई जो है वो खातिर ख्वाह बड़ी जंग नज़र नहीं आती, हाँ, जबकि छोटी छोटी जो स्मॉल वॉर्स थी बिटवीन द टू ब्लॉक्स वो जारी रही थी. Therefore, it is possible to say that the crisis managers has gained some experience from previous international crises and that they try to not make the same mistake. और वो कहते हैं कि इससे साबित होता है, ठीक है, पहले दोनों जो क्राइसिस सिचुएशन है उनके नतीजे में क्या होता है, पोस्ट क्राइसिस सिचुएशन में वॉर्स हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2. लेकिन जो थर्ड क्राइसिस सिचुएशन है जो 1948 से 1964 तक रही है, इसमें वो कहते हैं कि जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो क्राइसिस मैनेजर्स हैं, उन्होंने सबक सीखा है. किस चीज़ से सबक सीखा है, प्रीवियस जो क्राइसिस सिचुएशंस थी उनसे सबक सीखा है, और इसके नतीजे में कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई. उन्होंने अपनी मिस्टेक्स से सीखा है. The initial events of the fourth crisis wave in the international system appeared in East Germany first, and then followed by Central and Western Europe between the years of 1989 and 1991. अब जो फोर्थ और लास्ट क्राइसिस सिचुएशन 20th सेंचुरी की है वो भी कोल्ड वॉर में जो है वो एक्सपीरियंस की गई है 1989 और 1999 में, ठीक है. इस दौरान भी वो कहते हैं कि क्राइसिस सिचुएशन रही है, और इसके नतीजे में क्या होता है, फॉर दोज इंसिडेंट्स had spread to the Soviet Union. The collapse of the Soviet communist system happened in late 1991, followed by an international crisis. और फोर्थ क्राइसिस सिचुएशन के नतीजे में क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है सोवियत यूनियन का, ठीक है, कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है, और जो दुनिया है इट एंटर्ड इनटू अ न्यू इंटरनेशनल क्राइसिस, जिसमें हेजमनी किसकी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हेजमनी है. और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो हर दुनिया के दूसरे मुल्क से जो है वो एक थ्रेट फील कर रहा है. The cumulative effects of the collapse suddenly caused many other micro crises in countries around the Soviet Union. वो कहते हैं कि उसका जो फोर्थ क्राइसिस सिचुएशन का जो इफ़ेक्ट है वो सोवियत यूनियन के कोलैप्स की फॉर्म में तो है, लेकिन उसकी जो सराउंडिंग में कंट्रीज़ थी उस पर उसके भी काफ़ी effects थे. The main reason for those crises was mainly local problems that had been postponed during the Cold War. और उसकी मेन वजह ये थी कि जो उन मुल्कों के अंदर के प्रॉब्लम्स थे, जो उनके लोकल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थे, उनको निगलेक्ट किया गया था, उनको सॉल्व नहीं किया गया था उन प्रॉब्लम्स को. क्योंकि उस वक्त उनका फोकस जो है वो इंटरनेशनल उस पर था, क्राइसिस पे था इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड वॉर. तो इसलिए वो कहते हैं कि जो लोकल प्रॉब्लम्स थे उनको पोस्टपोन करते गए, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो वहाँ पे भी क्राइसिस इमर्ज हो जाता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. नाउ द रिलेशंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस. अब कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस के बीच में क्या रिलेशन है. देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स and international crises, but international crises often focus on specific matters and then therefore have a narrow spectrum. वो कहते हैं कि गहरा ताल्लुक है क्राइसिस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में. बस जो एक स्लाइड से डिफरेंस है वो ये है कि जो इंटरनेशनल क्राइसिस हैं वो स्पेसिफिक मैटर्स को फोकस करते हैं, और उनका जो स्पेक्ट्रम है, जो उनका स्केल है वो नैरो होता है, वाइड नहीं होता. On the other hand, international conflicts might not be obliged to be based on a specific matter. On the contrary, they may be widely focused. जो कि कहते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, वो वाइड होता है, नैरो नहीं होता, और उनका फोकस भी वाइड होता है. बस एक स्लाइड से इनमें डिफरेंस है.
क्राइसिस जो इंटरनेशनल होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक मैटर पे होते हैं, जबकि कॉन्फ्लिक्ट है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसका जो स्केल है वो बहुत, स्पेक्ट्रम जो है उसका वो बहुत वाइड है। ये इनमें एक डिफरेंस है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल क्राइसिस में। नो मूविंग टूवर्ड्स अ क्राइसिस मैनेजमेंट। अब क्राइसिस हो गया है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो क्राइसिस में हैं। अब वो उस क्राइसिस को मैनेज किस तरह से करेंगी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट जिस मुल्क की जितनी ज़्यादा अच्छी होगी तो उसके ही नतीजे में हमने शुरू में भी पढ़ा है कि वो स्टेट जो है वो विक्टोरियस होगी। और ये किस चीज़ से बेस करता है कि हाउ दे मैनेज दैट क्राइसिस। Some crisis management techniques are used by affected states in order to overcome likely destruction and harmful influences to their basic values and economic or financial interest। ठीक है, वो कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन और हार्मफुल जो इन्फ्लुएंस है उसको बचने के लिए स्टेट जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट टेक्निक्स की तरफ जाती हैं। देयर आर मैनी मेथड्स रेंजिंग फ्राम पॉलिटिकल टू मिलिट्री वंस यूज्ड बाय द स्टेट। बहुत सारी टेक्निक्स हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की, जो कि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल टेक्निक्स हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक टेक्निक्स हो सकती हैं और मिलिट्री टेक्निक्स भी हो सकती हैं क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। फोर्स बेस्ड क्राइसिस मैनेजमेंट अप्रोच। अब एक अप्रोच जो है वो बड़ी फेमस है, दैट इज़ फोर्स बेस्ड क्राइसिस मैनेजमेंट अप्रोच। अब ये क्या है, इट कुड बी बेस्ड ऑन द थ्रेट ऑफ फोर्स और द एप्लीकेशन ऑफ अ लिटिल प्रेशर टू इन्फ्लुएंस अपोनेंट्स। वो कहते हैं कि इस जो फोर्स बेस्ड क्राइसिस मैनेजमेंट अप्रोच है इसमें स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट को थ्रेट करती है। क्या थ्रेट करती है कि वी विल यूज़ फोर्स, हम फोर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर वो कहते हैं कि थोड़ा सा उसको प्रेशराइज करके उसको क्या कर लेती है, दूसरे जो अपना अपोनेंट होता है उसको इन्फ्लुएंस कर लेती है। Nevertheless, the military use of force would probably not come into question immediately but might be possible in the long term। वो कहते हैं कि however ये जो फोर्स यूज़ करने का ऑप्शन है ये फॉरेन स्टेट्स इसकी तरफ नहीं जाती, बल्कि वो पहले दूसरे मीन्स अडॉप्ट करती हैं। ये जो फोर्स है ये उनके पास लॉन्ग टर्म में या लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे वो जो है वो फोर्स को यूज़ कर सकती हैं। The appropriate force-based crisis management approach also serves to reduce the threat of the use of force। अब वो कहते हैं ये जो फोर्स बेस्ड क्राइसिस मैनेजमेंट है इससे एक और चीज़ होती है, इससे ये होती है कि जो फोर्स को यूज़ करने का थ्रेट है वो भी कम हो जाता है विद शॉर्ट बट सीरियस फाइट्स इन बिटवीन ऑल आउट्स वॉर। ठीक है, तो उस थ्रेट को भी यूज़ ऑफ फोर्स का जो थ्रेट है उसको भी रिड्यूस कर रही है ये मैनेजमेंट अप्रोच। दस दिस अप्रोच कुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वे टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए वो कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच हो सकती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। फोर्स बेस्ड क्राइसिस मैनेजमेंट की जो अप्रोच है दैट कैन नॉट एबल टू बी रिजॉल्व बाय एनी अदर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टेक्निक। अगर कोई क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट किसी पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक टेक्निक से यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, अगर निगोसिएशन से मसले का हल नहीं निकल रहा तो फोर्स बेस्ड क्राइसिस मैनेजमेंट की जो अप्रोच है वो हेल्पफुल हो सकती है प्रॉब्लम को या क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। It can also be seen that international organizations role। अब फोर्स बेस्ड क्राइसिस मैनेजमेंट के बाद वो दूसरा क्राइसिस को मैनेज करने के लिए क्या चीज़ हम देखेंगे, हम इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। यूनाइटेड नेशंस को आप देख लें, यूनाइटेड नेशन इज़ आल्सो एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब कश्मीर का जो इशू है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, आप देखें कि यूनाइटेड नेशन की कितनी सारी रेजोल्यूशंस वहाँ पर मौजूद हैं। ऑल दो उन रेजोल्यूशन पे उस तरह से अमल नहीं किया गया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, लेकिन यूनाइटेड नेशन बीइंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू प्ले इट्स रोल टू मैनेज द क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकती हैं क्राइसिस मैनेजमेंट में, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर। दिस डेवलपमेंट कुड बी ऑब्जर्व एट 3 लेवल ऑफ इंटेंसिटी। वो कहते हैं कि हाउएवर जो उनका रोल है वो 3 लेवल ऑफ इंटेंसिटी पे हम जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लो, इंटरमीडिएट एंड हाई। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लो लेवल अटैम्प्ट सम ऑर्गेनाइजेशन कैन अरेंज डिप्लोमेटिक निगोसिएशन। लो लेवल पे अगर वो इन्वॉल्व होना चाहें कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस में, तो इसमें वो किस तरह से हो सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो डिप्लोमेटिक चैनल प्रोवाइड करते हैं, निगोसिएशन का चैनल जो है वो प्रोवाइड करने की या निगोसिएशन अरेंज करने की कोशिश करते हैं बिटवीन द टू अपोजिंग या अपोनेंट्स, leading festive finding missions, or they can engage in providing good office activities without offering any judgments about the conflict। ठीक है, ये निगोसिएशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो कहते हैं कि वो ये प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इंटरमीडिएट लेवल पे किस तरह से इन्वॉल्व हो सकती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन कैरी आउट सम इंटरमीडिएट लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट सच एज मीडिएशन बिटवीन द टू एक्टर्स। मीडिएशन करवा सकते हैं, मीडिएशन क्या होता है वो हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। और दे कैन एंगेज इन हाई लेवल एक्टिविटीज़ लाइक सेंडिंग सम वेल इक्विप्ड ऑब्जर्वर और मिलिट्री यूनिट्स टू द जोन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस। क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वर के तौर पे उस क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट या जोन में ऑब्जर्वर्स की अपनी मिलिट्री ऑब्जर्वर भेज सकते हैं, अपनी टीम्स भेज सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन भेजते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, ठीक है, ऑब्जर्वर्स की अपनी टीम। सो दिस इज़ हाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन प्ले देयर रोल इन मैनेजिंग द क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्राइसिस मैनेजमेंट में जी पीस इन्फोर्समेंट मैथड्स। Peace enforcement methods are comprised of military operations carried out by any third party. Those methods are used to restore the condition of peace or create special condition in a zone of tension. अब वो पीस इन्फोर्समेंट मेथड जो हैं वो भी किसी थर्ड पार्टी में, जो उस क्राइसिस या उस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं होती थर्ड पार्टी, उसकी तरफ से होते हैं और किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस पे मुश्तमिल होते हैं, ताकि उस एरिया में जो है वो पीस को जो है वो बहाल किया जा सके, वो टेंशन को कम किया जा सके। जिस तरह से जो बड़ी ताकतें हैं, स्पेशली जो अमेरिका है, जब वो किसी वॉर जोन में या क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट जोन एरिया में इंटरवीन करता है, तो वो यही जो है वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि वी वांट टू प्रिजर्व इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो हम पीस और सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम जो इंटरवीन कर रहे हैं इस मामले में। पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर कैरिड आउट विद द कंसेंट ऑफ द अपोजिंग साइड्स and they are usually intended to re-establish the peace. However, वो कहते हैं कि जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं वो जो दोनों पार्टीज जो कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस में इन्वॉल्व होती हैं उनकी मर्ज़ी से होते हैं और वो दोनों पार्टीज़ विलिंग होती हैं कि पीस को दोबारा से रेस्टोर किया जाए। Those operations are organized by any neutral third party interventions। अब वो पीस और ऑपरेशंस किस तरह से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन से, लेकिन शर्त ये है कि वो जो थर्ड पार्टी हो वो न्यूट्रल हो, उसकी किसी भी जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं कॉन्फ्लिक्ट में किसी की तरफ जो है वो इंक्लाइनेशन ना हो, बल्कि वो क्या हो, न्यूट्रल हो। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन में अब जो चीज़ आती है उसमें सबसे पहले है मीडिएशन। अब मीडिएशन क्या है, इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस टेक्निक द पार्टीज टू द क्राइसिस मेक एन एफर्ट टू रीच अ कंक्लूजन which could be assisted by third party, and it is important that the conclusion has been found reasonable by both sides। अब वो कहते हैं कि जब दो पार्टीज़ जो हैं वो किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रही होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस सिचुएशन को मैनेज करना चाह रही होती हैं, उसको ख़त्म करना चाह रही होती हैं और किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो थर्ड पार्टी मीडिएशन करवाती हैं और किसी थर्ड पार्टी को जो है वो इन्वॉल्व करती हैं और ये दोनों जो साइड्स होती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होती हैं उनकी रजामंदी से होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मीडिएटर आर टू प्रोवाइड अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अब मीडिएटर क्या करता है, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन का मीन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उनकी मीटिंग्स अरेंज करवाता है ऑफिशियल्स की,
हेल्प द पार्टीज़ टू डेवलप अल्टरनेटिव सोल्यूशंस, उनको अल्टरनेटिव सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है। कन्वेंस द पार्टीज़ टू चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग, उनको कन्वेंस करता है कि आप अपना जो वे ऑफ थिंकिंग है अगर वो रिजिड है तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें। प्रोवाइड यूनिक सोल्यूशंस फॉर द क्राइसिस, अगेन वही सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। थिंक अबाउट the ways they could possibly minimize the losses, provide resources for the ways they could solve the crisis। अब ये एक मीडिएटर का काम होता है between the parties। नेक्स्ट जो क्राइसिस मैनेजमेंट टेक्निक है दैट इज़ फैसिलिटेशन। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन कंसीडरिंग ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स hidden beneath a crisis situation and third parties strive to suggest a mutually accepted solution। अब फैसिलिटेशन में भी जो है वो थर्ड पार्टी को पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व करती हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी का क्या काम है? यहाँ पे थर्ड पार्टी का काम है जो हिडन वो होते हैं, हिडन कंटेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम की जो वजह होती है वो उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। एंड लेटर ऑन दे आल्सो प्रोवाइड अ सोल्यूशन, और ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों साइड जो हैं वो म्यूचुअली एक्सेप्ट करें, जिसको दोनों साइड बाहमी तौर पे एक्सेप्ट करें, मुत्तहिद उस पर इत्तफाक करें। थर्ड पार्टीज डू नॉट यूजली ऑफर क्रिएटिव सोल्यूशंस कंसर्निंग द मैटर्स विद विच दे असिस्ट। इसमें वो कहते हैं कि फैसिलिटेशन में जो है वो क्रिएटिव सोल्यूशन जो है वो थर्ड पार्टी प्रोवाइड नहीं करती। द प्रोसेस मेनली सर्व द पर्पस ऑफ डायग्नोजिंग द मेन प्रॉब्लम। फैसिलिटेशन में जो थर्ड पार्टी है उसका काम जो है वो स्पेसिफिक जो उसका पर्पस होता है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं होता, बल्कि उस चीज़ को डायग्नोज करना होता है, उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करना होता है जो क्राइसिस की वजह होती है। तो दिस इज़ हाउ स्टेट्स जो है वो क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश करती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक, जिसमें हमने क्राइसिस को पढ़ा। हमने देखा कि क्राइसिस किस तरह से मीनिंग क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह से यूज़ होता है। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, डिफरेंट टाइप्स देखी क्राइसिस की। फिर हमने क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट में जो एक स्लाइड सा डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है, उसको स्टडी किया। एंड लेटर ऑन वी आल्सो स्टडीज़ द क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसेस, कि जो अगर क्राइसिस हो जाता है तो उसको स्टेट जो है वो या एक्टर्स किस तरह से मैनेज करने की कोशिश करती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।